नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ राजश्री। और आज देश की बात में 1993 के मुंबई बम धमाके के 24 साल बाद मामले की सुनवाई कर रही विशेष टाडा अदालत ने आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के साथ बम धमाकों के मास्टरमाइंड मुस्तफा दौसा, फिरोज अब्दुल रशीद खान, करीमुल्लाह रियाज सिद्दीकी और ताहिर मर्चेंट को दोषी करार दिया है। इस पूरे मामले की पूरी जानकारी आपके सामने देंगे और साथ ही रखेंगे इस मामले के उस तमाम इतिहास को जिसने मुंबई को दहला कर रख दिया था। लेकिन इस ब्लास्ट का सबसे बड़ा गुनहगार दाऊद इब्राहिम अब भी फरार है और देश दाऊद को पकड़ने की मांग कर रहा है। अब तक क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले पर, ये भी आपको बताएंगे और बताएंगे कैसे मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद भी आ सकता है भारत के कब्जे में। इसके आगे बात करेंगे हम राष्ट्रपति की। नए राष्ट्रपति के चुनाव में आम सहमति बनाने के लिए क्या महज औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं? क्या बीजेपी ने पहले ही तय कर लिया है एक नाम, या फिर एनडीए और यूपीए किसी एक नाम पर साथ आ सकते हैं? हम आपको बताएंगे इस पूरी कवायद के बारे में। इस बीच अमित शाह मुंबई पहुंच चुके हैं और पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला मौका है जब शाह मातोश्री में कदम रखेंगे। हालांकि जाने के पहले शाह ने शिवसेना के प्रति सख्त रुख दिखाया था और ये माना जा रहा है कि मातोश्री पहुंचकर भी वो कुछ खास नरम नहीं पड़ेंगे। लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से कल मुलाकात में वो क्या कुछ करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी, शिवसेना बीजेपी के रिश्तों में चल रहे तनाव और आगामी राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इस खबर के बाद आपको दिखाएंगे किसान संगठनों का देश के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर चक्का जाम का कितना असर रहा। कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा चक्का जाम थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसके कुछ खास असर देखने को नहीं मिले। बात उत्तर प्रदेश की होगी तो यहाँ पर योगी सरकार ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की तस्वीर लगाने का फैसला किया है। किस हद तक ये शिक्षा के क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार को रोक पाएगा और क्या महज शिक्षकों की तस्वीर लगाने से शिक्षा की तस्वीर बदल जाएगी? उन स्कूलों का क्या होगा जहां कहीं इमारत नहीं, यदि इमारत है तो शिक्षक ही नहीं, वहां पर किसकी तस्वीर लगेगी? ये बड़ा सवाल है। ये भी बताएंगे आपको कि यूपी सरकार ने राज्य में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भंग करने का क्यों लिया है फैसला। दक्षिण कश्मीर में एक और खूंखार आतंकवादी जुनैद भट्ट को मार गिराया गया है और साथ ही बताएंगे क्यों गृह मंत्रालय ने अपने सभी विभागों और सुरक्षा एजेंसियों को आदेश दिया है कि किसी भी लिखित पत्राचार में आतंकी बुरहान वानी का नाम नहीं लिखा जाए। सरकार ने नए बैंक खाते खुलवाने और 50,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर आधार कार्ड का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है और ये सब आपके लिए लागू हो गया है तुरंत ही। इसलिए यदि अभी तक आपने अपने बैंक अकाउंट्स में आधार कार्ड नहीं जमा करवाया है तो उसे जल्द जमा कराएं, नहीं तो क्या हो सकता है ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम बात देश विदेश की भी करेंगे। अरब देशों के बीच कैसे हुई है पाकिस्तान की किरकिरी, ये भी दिखाएंगे और साथ ही बात करेंगे आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की और बॉलीवुड के सबसे मधुर संगीतकार और गायक की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हेमंत कुमार की। आज हेमंत कुमार का जन्मदिन है तो उन्हें भी आज हम याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। उम्मीदों के अनुरूप अबू सलेम को 1993 के मुंबई बम धमाके के मामले में दोषी करार दिया गया है। मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने 7 आरोपियों में से सलेम समेत 6 को दोषी करार दिया, जबकि एक आरोपी अब्दुल कयूम को बरी कर दिया है। सभी आरोपियों की सजा पर 19 जून यानी सोमवार को होगी और सजा का ऐलान हो जाएगा। आतंकवादी अबू सलेम पर 24 साल बाद आरोप साबित हुए और 1993 के मुंबई बम धमाके के मामले में दोषी करार दिया गया। मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा अदालत ने मास्टरमाइंड मुस्तफा दौसा को भी दोषी करार दिया। अदालत ने इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, फिरोज अब्दुल रशीद खान, करीमुल्लाह रियाज सिद्दीकी और ताहिर मर्चेंट को दोषी करार दिया। इस कंसाइनमेंट्स में जो भी माल भेजा था उसमें से कई सारा माल डायरेक्ट बॉम्बे आया था, कई वहां मुमरा आया था, कई वहां भरूच आया था। जो भरूच में जो माल गया था वो माल अबू सलेम ने भरूच से बॉम्बे लाया था। वो माल अबू सलेम के पूरे कंट्रोल में था, जो उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो माल सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था।
अदालत ने अबू सलीम को हमले की साजिश में शामिल होने और हत्या का भी दोषी पाया। सलीम पर धमाकों की साजिश, हथियार और विस्फोटक बरूच से मुंबई लाने का आरोप था। मुस्तफा दोसा को दुबई से हथियार और विस्फोटक मुंबई भिजवाने का दोषी पाया गया। धमाकों की साजिश की पहली मीटिंग इसी के घर पर हुई। मोहम्मद दोसा को हमले की साजिश को अंजाम देने की मदद करने का दोषी करार दिया गया। वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी है। अदालत ने ताहिर मर्चेंट पर धमाकों के लिए पैसा जुटाने के आरोप को सही पाया और कई आरोपियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भिजवाने का दोषी पाया। हमले में शामिल फिरोज अब्दुल रशीद खान दुबई में साजिश के लिए मीटिंग में शामिल हुआ था और उसने हथियार और विस्फोटक लाने में मदद की। एक और दोषी करीमुल्लाह शेख ने अपने दोस्त को पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग दिलवाई और हथियार और विस्फोटक लाने में मदद की। अदालत ने दाऊद इब्राहिम के दुबई दफ्तर में मैनेजर अब्दुल कयूम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। टाडा कोर्ट का मानना है कि मुस्तफा दोसा, अबू सलीम, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान मुख्य साजिशकर्ता थे। स्पेशल कोर्ट फॉर टाडा केसेस ने 93 बॉम्ब ब्लास्ट में सेकंड पार्ट का जो जजमेंट दिया है उसमें कन्विक्शन 6 लोगों को दिया है, जहां पे 7 लोग एक्यूज थे, उसमें से 6 लोगों को कन्विक्शन किया है, आउट ऑफ विच 5 लोगों को सेक्शन 120B यानी कंस्पायरेसी के अंडर कन्विक्शन हुई है और एक को 3-3 टाडा के मुताबिक कन्विक्शन हुई है और एक एक्यूज को जो कयूम करके है उसको एक्विट कर दिया। अब सोमवार को अदालत सजा का ऐलान करेगी। अबू सलीम को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है क्योंकि प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती। 2007 में इस मामले की सुनवाई के पहले चरण में टाडा अदालत ने याकूब मेमन सहित 100 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि 23 लोग बरी हुए थे। इस मामले के मुख्य आरोपी याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को फांसी की सजा दी जा चुकी है। इस विस्फोट में 257 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 713 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। कुशल पाटिल, APN, मुंबई। उधर मुंबई ब्लास्ट में भले ही आज 6 आरोपियों को गुनहगार करार दिया गया हो, लेकिन इस ब्लास्ट का सबसे बड़ा गुनहगार दाऊद इब्राहिम अब भी फरार है और देश दाऊद को पकड़ने की मांग कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब पकड़ा जाएगा दाऊद इब्राहिम, ताकि मुंबई को पूरी तरह से इंसाफ मिल सके। दाऊद की पहुंच अलकायदा तक मानी जाती है और ओसामा बिन लादेन से भी दाऊद के रिश्ते थे। दाऊद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI आसरा देती है और इसीलिए आज तक दाऊद पकड़ में नहीं आया है। 2008 के मुंबई ब्लास्ट में भी दाऊद का नाम है। 1993 के बाद दाऊद मुंबई से दुबई भाग गया और वहीं से अपना कारोबार चलाने लगा। दुबई से ही दाऊद अपने गुर्गों के जरिए भारत में अपना आतंक फैलाने लगा। जब दाऊद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ तो दाऊद पाकिस्तान भाग चुका था। पाकिस्तान के कराची में दाऊद पूरी शान शौकत के साथ रह रहा है। पाकिस्तान सरकार और ISI का उसे पूरा संरक्षण मिला हुआ है। सरकार भले ही दाऊद को जल्द ही पकड़कर भारत लाने का दावा कर रही हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि दाऊद भारत सरकार की पहुंच से अभी कोसों दूर है। दाऊद को जब अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान पर कुछ दबाव तो पड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने दाऊद को कराची से हटाकर अफगानिस्तान सीमा के आसपास छिपा दिया। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि कब तक मुंबई को उसके जख्मों का इंसाफ मिलेगा। आखिरकार 1993 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा। 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में पैदा होने वाले दाऊद ने स्कूल के दौरान ही पढ़ाई छोड़ दी थी। अपने शौक और बुरी आदतों के लिए दाऊद ने बचपन में ही ड्रग सप्लाई, चोरी, डकैती, लूटपाट इत्यादि करना शुरू कर दी थी। दाऊद के पिता पुलिस में थे, लेकिन बेटे ने पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट को चुना और आगे उसी रास्ते पर चलकर वो भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल बन गया। दाऊद ने अपने आपराधिक करियर की शुरुआत करीम लाला के गैंग से की थी, जो उस वक्त मुंबई का जाना माना अपराधी हुआ करता था। 1980 के दशक में दाऊद का नाम मुंबई अपराध जगत में तेजी से उभरा और उसकी पहुंच बॉलीवुड से लेकर सट्टे की दुनिया तक पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वो मुंबई जिसने हर किसी को अपने दिल में जगह दी, रहने को छत दी, खाने को रोटी, आज भी 12 मार्च 1993 को याद करके कराह उठती है, सिहर उठती है।
24 साल पहले 12 मार्च 1993 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई 12 सिलसिलेवार धमाकों से दहल उठी थी। इन धमाकों में 257 लोग मारे गए थे, जबकि 713 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इन धमाकों में करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, शिवसेना भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग, माही, झावेरी बाजार, सी रॉक होटल और प्लाजा सिनेमा समेत कुल 12 जगहों पर धमाके हुए थे। सीबीआई के मुताबिक मुंबई धमाके 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी विध्वंस के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए किए गए। कुल 129 लोगों के खिलाफ इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था। मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामलों में अदालत ने दूसरे चरण में आरोपियों पर अपना फैसला दिया। इससे पहले धमाकों के केस में शुरुआती 123 आरोपियों का ट्रायल 2006 में खत्म हुआ, जिनमें 100 दोषियों को सजा सुनाई गई थी। साल 2015 में याकूब मेमन को दोषी मानते हुए फांसी की सजा दी गई, जबकि ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम 1995 से फरार चल रहा है। सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि ये धमाके दुनिया का पहला ऐसा आतंकी हमला था जहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतने बड़े पैमाने पर आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। अबू सलेम को नवंबर 2005 में पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और मुंबई धमाकों की खबरों से अब आगे बढ़ते हैं और बात राष्ट्रपति की करते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच दांव-पेच जारी है। आज राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के चयन को लेकर गठित बीजेपी की कमेटी के सदस्य राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। उम्मीद थी कि ढेरों बातें होंगी और इसमें वो नाम भी अब सामने आ जाएगा सबके, जिसको लेकर ये समझा जा रहा है कि वही राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी ने किसी भी नाम पर चर्चा के बजाय हमसे ही उम्मीदवार का नाम पूछा। जाहिर है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार बिल्कुल नहीं है। तू डाल डाल मैं पात पात। बीजेपी की बनाई समिति ने राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के नाम पर चर्चा के लिए आज सोनिया गांधी से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू की सोनिया से मुलाकात करीब 1 घंटे चली। बीजेपी ने सोनिया गांधी से विपक्ष के उम्मीदवार का नाम देने को कहा। राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, नोटिफिकेशन चुनाव का जारी हो चुका है। आदर्श स्थिति तो यही है कि आम सहमति के साथ चुनाव हो जाए। इसके लिए हमारे जो वरिष्ठ लीडरशिप है, हमारे सीनियर लीडरशिप है, वो तमाम राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी से पहल की उम्मीद थी। विपक्ष चाहता है कि बीजेपी एनडीए के प्रत्याशी का नाम उजागर करे, ताकि उस नाम पर अपनी रजामंदी से पहले सभी विपक्षी दलों से राय मशवरा किया जाए। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए एनडीए के उम्मीदवार का नाम बताने के बजाय बीजेपी की रुचि हमारी रणनीति जानने की है। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को कोई भी ऐसा नाम नहीं दिया, बल्कि उल्टा हम ही से नाम पूछने की कोशिश की। तो हम अपेक्षा करते थे कि वो नाम बताएं और उस पर हम अपनी पार्टी के अंदर भी और फिर जो विपक्षी दल हैं उनके साथ उस पर चर्चा करें। लेकिन चूंकि कोई भी नाम नहीं आया सरकार की तरफ से और उन्होंने बताया है कि अभी उन्होंने नाम पे निर्णय नहीं लिया है। दरअसल लालू यादव ने ठीक ही कहा था कि राष्ट्रपति का नाम तो पीएम मोदी के पेट में है। राष्ट्रपति वही बनेगा जिसे मोदी चाहेंगे। इसलिए जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव सोनिया गांधी को एनडीए के उम्मीदवार का नाम सामने आने तक धीरज बरतने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन उन्हीं के पार्टी के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पर एनडीए को समर्थन करने का संकेत देकर विपक्षी तैयारियों पर पानी फेर दिया। जबकि सीताराम येचुरी विपक्ष का प्रत्याशी उतार कर राष्ट्रपति पद के चुनाव को रस्साकशी का मैदान बनाए जाने के पक्ष में थे। लेकिन विपक्ष जानता है कि बीजेपी के पास जरूरत भर का समर्थन जुटाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। इसलिए आरएसएस से जुड़े किसी नाम के सामने आने पर विपक्ष सीधे सीधे ताकत आजमाइश के बजाय अपना विरोध जताने की रणनीति अपना रहा है। बीजेपी को शिवसेना को लेकर फिक्र है। शिवसेना इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का नाम उछालकर बीजेपी के लिए धर्म संकट पैदा कर चुकी है और अब कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का नाम पेश कर बीजेपी की पेशानी पर बल डाल दिया। इसके साथ ही मेट्रोमैन श्रीधरन का नाम भी चर्चा में आ रहा है। बहरहाल विपक्ष का प्रत्याशी राष्ट्रपति एक ही हालात में बन सकता है। अगर एनडीए के घटक दल अपना असंतोष जताने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी का विरोध करते हैं तो इसका फायदा विपक्ष उठा सकता है। विपक्ष की रणनीति संघ से जुड़े नाम के विरोध में पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी का नाम आगे कर विरोध जताने की है। तो
तो वहीं अनुसूचित जनजाति की झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे आने पर विपक्ष मीरा कुमार का नाम आगे करने की तैयारी में है। लेकिन मोदी ऐसा नाम आगे करने की फिराक में है जिसका विरोध करना विपक्ष के लिए मुश्किल हो सकता है। बहरहाल भावी राष्ट्रपति का नाम सिर्फ पीएम मोदी ही जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इस बीच श्रीधरन ने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई औपचारिक सूचना दी गई है कि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसमें कोई इच्छा भी नहीं रखता। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के मुंबई दौरे पर मायानगरी पहुंचे हैं। उन्होंने सबसे पहले मुंबई में शिवाजी पार्क जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, फिर चैत्य भूमि जाकर बाबा साहब अम्बेडकर का भी अभिवादन किया। अपने मुंबई दौरे में शाह की मुलाकात शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी होनी है। माना जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना के तल्ख रिश्तों के बीच शाह राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी उद्धव का मन टटोलेंगे और मातोश्री में बैठकर वो दोनों ही दलों के रिश्तों के जो गहराई है उसे भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि इन दिनों शिवसेना खार खाए बैठी है बीजेपी से। राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियों के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से रविवार को मुलाकात करेंगे। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद शाह पहली बार मातोश्री में कदम रखेंगे। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी, शिवसेना बीजेपी के रिश्तों में चल रहे तनाव और आगामी राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ होने वाली बैठक में अमित शाह राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार के नाम पर चर्चा कर सकते हैं। शिवसेना ने पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत और फिर कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का नाम आगे किया है। केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार में शिवसेना शामिल जरूर है, लेकिन बीजेपी के साथ उसके मतभेद अक्सर खुलकर सामने आते रहे हैं। कई मुद्दों पर शिवसेना बीजेपी की मुखालफत कर चुकी है। बीजेपी को डर सता रहा है कि कहीं राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर भी शिवसेना यू टर्न न मार जाए। लिहाजा अमित शाह की उद्धव ठाकरे से मुलाकात को अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार में भी उठापटक जारी है। शिवसेना की लगातार धमकियों का जवाब सीएम फडणवीस ने जरूर दिया, लेकिन सच ये भी है कि न तो बीजेपी और न ही शिवसेना मध्यावधि चुनाव चाहती हैं। लिहाजा उद्धव के साथ शाह की बातचीत में दोनों पार्टियों के बीच चल रही तल्खी एक महत्वपूर्ण विषय हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर किसान संगठनों के राष्ट्रीय राजमार्गों के चक्का जाम का आज कुछ खास असर नहीं दिखाई पड़ा। देश भर में चक्का जाम के ऐलान के बाद शासन प्रशासन ने व्यापक स्तर पर सुरक्षा की व्यवस्था की थी, लेकिन इस चक्का जाम का ज्यादा असर मुख्य राज्यों में दिखाई नहीं पड़ा। हालांकि छिटपुट ऐसी घटनाएं हुई जो इस पूरे आंदोलन से जोड़कर देखी जा सकती थी। खासकर हरियाणा, पंजाब में इस आंदोलन का ज़्यादा असर रहा, राजस्थान में भी इस आंदोलन का असर दिखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये खासा प्रभावी नहीं दिख पाया। शुक्रवार को किसान संगठनों द्वारा देश के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने के ऐलान के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखी। हालांकि ज्यादातर जगहों पर किसान आंदोलन की कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आई और पूरी कवायद टाएं टाएं फिस दिखी। ऐसे में किसान आंदोलन एक तरीके से फेल होता दिखाई दे रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि यह आंदोलन कई गुटों के बीच बंट गया। इस बीच किसानों के एक दूसरे गुट ने 21 जून को देश में चक्का जाम करने का ऐलान किया। किसान आंदोलन के बीच देश में किसानों की आत्महत्या का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश में पिछले 48 घंटों में कर्ज से परेशान 3 और किसानों ने खुदकुशी कर ली, जिससे सूबे में पिछले 9 दिनों में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। ताजा मामला राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र का है, जहाँ कर्ज से परेशान 22 साल के किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। बुधवार को 2 और किसानों ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 6 मई को किसान आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 6 किसानों की मौत हो गई, जिसके बाद शिवराज सरकार ने किसानों के हित में कई घोषणाएं की थीं। इसके बावजूद खुदकुशी की ये घटनाएं साफ बताती हैं कि कहीं न कहीं सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद किसानों तक नहीं पहुंच पा रही, या फिर ये कदम नाकाफी है। दरअसल किसान सूदखोरों के चंगुल में है और आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहा है। ऐसी घटनाएं शिवराज सरकार के उन दावों की कलाई खोलती हैं जो 0% ब्याज पर कर्ज देने का दावा करती है। अगर 0% ब्याज पर कर्ज मिल रहा है तो किसान सूदखोरों के चंगुल में आज भी क्यों हैं?
दूसरी ओर राजनीतिक दल किसान आंदोलन की जांच में सियासी रोटनी सेकने में इतने व्यस्त हैं कि इन्हें न तो किसानों की कराह सुनाई दे रही है और न ही उनके दुख दर्द का इन पर कोई असर हो रहा है। वादों और दावों की राजनीति से जरूर गरीब और बेबस किसानों का पेट भरा जा रहा है। किसान आंदोलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर में मंदिर के चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके विरोधी और कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में 72 घंटे के अनशन पर हैं। सवाल यह है कि सीमित कमाई के सहारे जीवन यापन करने वाला किसान कब तक यूं ही सफर करता रहेगा। एक सफल बर्बाद होने पर बेटी को ना ब्याह पाने का दंश, बेटे की पढ़ाई छूट जाने का डर और फिर साहूकार की गालियां, बैंक की धमकियां, शायद इन सब से छुटकारा उसे मौत ही दिला सकती है और वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। आजादी के 70 साल बाद भी देश के अन्नदाता का हाल जस का तस है। जब तक किसानों को खेती के सस्ते उपकरण, कम ब्याज पर कृषि लोन, सस्ते दाम में बीज और खाद, खेती की नई तकनीक नहीं उपलब्ध होंगी, देश में किसान की आत्महत्या का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APM। और किसानों के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। योगी सरकार ने फैसला किया है कि अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तस्वीर लगाई जाएगी, जिससे लापरवाही बरतने वाले शिक्षक पर शिकंजा कसा जा सके। साथ ही बच्चों को भी इस बात की जानकारी रहे कि उनके किस विषय के शिक्षक कौन हैं। दरअसल सरकार को काफी वक्त से इस बात की शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ शिक्षक पैसों के बल पर या फिर अपने रिश्तेदारों को भेजकर अपनी जगह शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, जिससे शिक्षा का स्तर लगातार गर्त में जा रहा है। सरकार के इस कवायद को लेकर राजनीति भी गरमानी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या इन कदमों से व्यवस्था में वाकई सुधार हो जाएगा या ऐसे और भी कई कदम हैं जिस पर सरकार को गंभीरता दिखाने की सख्त जरूरत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में कई कदम उठा रही है। इसी संबंध में सरकार का एक ऐसा फैसला सामने आया जो सुर्खियां बटोर रहा है। सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के बाहर वहां पढ़ा रहे शिक्षकों की तस्वीर लगाई जाएगी, जिससे अपने काम में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर लगाम कसी जा सके और बच्चों को भी ये पता रहे कि उनके किस विषय के शिक्षक कौन हैं। दरअसल सरकार को काफी वक्त से शिकायतें मिल रही थी कि कई शिक्षक पैसों का लालच देकर या फिर अपने रिश्तेदारों को अपनी जगह भेजकर शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने ये कदम उठाया। मन बना लिया है लोगों ने कि नहीं, इस बार बदलाव करना है। लगातार हम प्रयासरत हैं, स्कूलों में संख्या बच्चों की बढ़े। इसके लिए प्रभात फेरी के माध्यम से, जैसे जुलाई में स्कूल खुलेंगे प्रभात फेरी हम करवाएंगे, स्कूल चलो अभियान शुरू करेंगे। और मैं खुद अपने अधिकारियों के साथ में अलग अलग सबको भेज के मैं खुद भी किसी न किसी गांव में कुंडी खटखटाने का काम करूंगी कि अपने बच्चों को स्कूल तक ले चलो। और एक जो कभी पहले प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था हुआ करती थी, वहां से पढ़ के लोग निकलते थे, कुछ वैसा ही वातावरण हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूलों का हो, इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। सरकार का ये कदम सराहनीय है, लेकिन क्या अकेले इस फैसले से शिक्षा का स्तर बेहतर हो जाएगा? दरअसल ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हाल ही में जब APN ने प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को परखने की कोशिश की, तो जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। जब शिक्षक ही अज्ञानी हो तो बच्चों का भविष्य क्या होगा, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप भी देखिए सूबे के इन शिक्षकों की काबिलियत, जिन पर बेहतर शिक्षा देने की जिम्मेदारी है। WARY। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जिन टीचरों को संडे और जनवरी की स्पेलिंग नहीं आती, वो बच्चों को क्या तालीम देंगे। वैसे ये तो बानगी भर है। प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों में, खासकर ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में ऐसी तमाम कमियां हैं जिन्हें जल्द दूर किए जाने की जरूरत है। अगर वक्त रहते इस ओर कोई कदम नहीं उठाए गए तो शिक्षा के गिरते स्तर पर रोक लगाना तो दूर, उसे गर्त में जाने से भी नहीं रोका जा सकता। सरकार ने जुलाई में शुरू होने वाले आगामी सत्र से ही इस नए फैसले को अमल में लाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सरकार का ये फैसला विपक्ष के गले नहीं उतर रहा। कांग्रेस का मानना है कि इससे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था न सिर्फ सवालों के घेरे में आएगी, बल्कि इससे नकारात्मक संदेश भी जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार की इसमें एक नाकामी भी दिखाई देती है।
कि सरकार को अपने ही नियुक्त किए हुए लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये तो फर्क उन लोगों को पड़ेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन में है। बाहर के लोगों को पता चलना चाहिए बीच बीच में कि जो लोग का नाम है वही आ रहे हैं कि नहीं। बच्चों को पता होने से इतना कोई फायदा होने वाला नहीं है। सूबे में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार इससे पहले भी कई फैसले ले चुकी है, जिसमें बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म बदलने से लेकर स्कूलों को गोद लेने का फैसला शामिल। लेकिन शिक्षकों की तस्वीर लगाने के फैसले पर अब राजनीतिक बहस भी शुरू हो चुकी है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ इन कवायदों से बेहतर शिक्षा का माहौल बन पाएगा? क्या बच्चों का बेहतर भविष्य ऐसे शिक्षकों के सहारे होगा जिन्हें ना तो बेसिक और ना ही विषय से संबंधित जानकारियां हैं? जिन शिक्षकों को ये पता नहीं कि उनके प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, ऐसे शिक्षकों और ऐसी व्यवस्थाओं से आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कितनी उम्मीद कर सकते हैं? अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे, कुछ कीजिए सरकार। लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ अक्षय सिंह गौर, ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही योगी आदित्यनाथ ने कुछ अहम फैसले लिए थे, जिनमें से एक फैसले से महापुरुषों के नाम पर होने वाली बेहिसाब छुट्टियों को भी खत्म किया गया था। दरअसल इन छुट्टियों का सबसे बुरा असर छात्रों पर पड़ता था, शिक्षण सत्र पर पड़ता था। लेकिन सच्चाई भी यही है कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। तब जाकर राज्य में शिक्षा में सुधार हो पाएगा। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक कितनी लचर शिक्षा व्यवस्था और है, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब इसको सुधारने के लिए कई कदम उठाने जरूरी हैं। इसी पर आज हमारा सुनिए सरकार। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर हमेशा से चिंताजनक रहा है। कई ऐसे वहां पर विद्यालय हैं जिन विद्यालयों के पास कोई इमारत नहीं। यदि इमारत है तो शिक्षक नहीं, बच्चे बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा पूरे स्कूल की स्थिति आप देखें तो वो पूरी स्थिति दयनीय है। खासतौर पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर वर्षों से सवाल खड़े होते रहे हैं। अब जब से योगी आदित्यनाथ की प्रदेश में सरकार बनी है, लोगों में नए सिरे से शिक्षा का स्तर सुधारे जाने की उम्मीद बढ़ गई है। ये उम्मीद हर सरकार से होती है। योगी सरकार ने कई महापुरुषों के नाम पर होने वाली बेहिसाब छुट्टियां रद्द करके लोगों के मन में बेहतर शिक्षा तंत्र के विकसित होने की आस जगाई। अंग्रेजी अनिवार्य करके भी लोगों को ये लगा कि शायद अब शिक्षा जो है वो भी आधुनिक हो रही है और नई तरह की शिक्षा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसी कड़ी में इस नए फैसले को भी देखा जा रहा है। लेकिन क्या इन कुछ फैसलों से पूरे शिक्षा स्तर में सुधार हो पाएगा? कहां कहां सुधार होने की जरूरत है, इसे सरकार को बताना हमारी जिम्मेदारी है। तो देखिए इस रिपोर्ट में कि सरकार शिक्षा स्तर में सुधार के लिए क्या क्या करे। थाने में अपराधी तो स्कूल में शिक्षक, कुछ ऐसा ही संदेश जा रहा है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की तस्वीर लगाने के फैसले से। लेकिन ये एक कड़वा सच है। स्कूलों में पढ़ाने में कई शिक्षकों की बहुत रुचि नहीं है। बहुत से लोग दूसरे रोजगार धंधे करने के लिए भी यूपी में ऐसी नौकरियां हथिया लेते हैं। इन लोगों की वजह से जमकर मेहनत कर आगे आए शिक्षकों में मायूसी होना लाजमी है। हाल ही में एक रियलिटी चेक में पाया गया कि स्कूल का एक शिक्षक जनवरी की स्पेलिंग बताने में नाकाम रहे, तो वहीं शिक्षा की नौकरी को सुकून की नौकरी माना जाता रहा है। सत्र के आधे दिन छुट्टी में तो आधे दिन बच्चे गैर हाजिर। बचे हुए दिन में शिक्षक का मूड नहीं या फिर किसी और सरकारी काम में जोत दिए जाते हैं। धन्यवाद है सीएम योगी का जो उन्होंने महापुरुषों के जन्म दिवस की छुट्टियों को रद्द कर दिया। लेकिन समस्या जटिल है। जनगणना से लेकर पशु गणना तक में प्राथमिक स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर के स्कूलों के शिक्षकों को जोत दिया जाता है। राज्य में होने वाले चुनाव में भी उसे ही तैनात किया जाता है, जबकि उससे किसी पब्लिक स्कूल में शिक्षा और समन्वित शिक्षा का पाठ्यक्रम कराया जाना चाहिए। प्राथमिक स्कूल में छात्र टीचर से ही आतंकित हो जाते हैं और स्कूल आना बंद कर देते हैं। आते भी हैं तो कम दिन। छात्र और शिक्षक के बीच में एक आत्मीय रिश्ता बनाने के लिए 30 छात्रों पर एक शिक्षक का अनुपात जरूरी है। जितनी कक्षाएं उतने कक्ष और उसी अनुपात में शिक्षक जरूरी हैं। तो अनिच्छा से पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। ऐसे शिक्षकों की निजी स्कूलों में साल 6 माह में कम से कम 15 से 25 दिन की ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए। शिक्षकों का अंग्रेजी ज्ञान भी बढ़ाना जरूरी है ताकि बच्चों में भी अंग्रेजी भाषा की दीवार ना बन जाए। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का कंप्यूटर ज्ञान भी सीमित है।
ऐसे में वो बच्चों में नई तकनीक के प्रति रुझान विकसित नहीं कर सकेंगे। शिक्षकों को मिड डे मील की जिम्मेदारी देना भी कोई अकल का काम नहीं। प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता वाली शिक्षा की जरूरत है। इसके लिए नवाचार पर आधारित शिक्षा पद्धति लागू करना जरूरी है ताकि बच्चों का पढ़ाई में मन लग सके। यही नहीं, उनकी सांस्कृतिक अभिरुचि को बढ़ाने के लिए रचनात्मक गतिविधियां भी जरूरी हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में हर पंचायत पर एक मॉडल स्कूल की स्थापना जरूरी है। अगर स्वयंसेवी संगठन स्कूल चलाना चाहते हैं तो उन्हें प्राथमिकता पर मान्यता दी जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में निरीक्षक का पद रखा जाए ताकि वो गाहे बगाहे स्कूलों का मुआयना कर सके। बच्चों को स्तर की शुरुआत में ही पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाए ताकि छात्र समय से अध्ययन शुरू कर सकें। सबसे अहम बात यह है कि सरकार बदलने पर पाठ्यक्रम में बदलाव लाना एक बहुत गलत परंपरा है जिसे बंद किया जाना चाहिए। अलग अलग विचारधारा की सरकारें भावी पीढ़ियों को भ्रमित करने का अपना राजनीतिक एजेंडा बंद करें। अगर सरकार सचमुच यूपी की शिक्षा का स्तर सुधारने में रुचि रखती है तो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूलों में शिक्षकों और बुनियादी जरूरतों की कमी को दूर करना चाहिए। महज जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात, योगी जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को लागू करके दिखाएं जिसमें सभी शासकीय कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य किया जाए। लेकिन इसके लिए नैतिक बल तब पैदा होगा जब नेताओं की जमात अंग्रेजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने और जनता को भारतीय परंपरा और नैतिकता का आए दिन पाठ पढ़ाने से बाज आएंगे। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। उधर उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भंग करने का सरकार ने फैसला ले लिया है। भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों से घिरे दोनों बोर्ड को भंग करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यही नहीं, दोनों ही वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की गई है। प्रदेश भर में वक्फ की जमीनों को अपनी विरासत समझकर करोड़ों का हेरफेर करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि योगी सरकार ने वक्फ की जमीनों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ छाले की सीबीआई जांच कराने की संस्तुति दे दी है। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को लेकर वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की तैयार अलग अलग रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई थी। काउंसिल ने प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से खरीदे और बेचे जाने की तमाम शिकायतों की जाँच में आरोपों को सही पाया था। इन्होंने अवैध कब्जे भी किए हैं, इन्होंने अवैध रूप से संपत्तियों को बेचा भी है, अवैध रूप से इन्होंने धन की उगाही की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांग के सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को लिख दिया है। ये प्रशासनिक मामले हैं। राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है, लेकिन राज्य सरकार को बदले की भावना से या किसी को नाजायज तौर पे फंसाने के लिए या राजनीतिक विद्वेष से कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर प्रशासनिक आधार पे किया है तो किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। यूपी में शिया वक्फ बोर्ड की 45,000 बीघे तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,909 बीघे जमीन है, जिसमें खास तौर पर वो जिले शामिल हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। और सबसे ज्यादा शिकायतें भी इन्हीं जिलों से आई हैं। जिस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड को बनाया गया था वो उद्देश्य तो दूर रह गए, लेकिन लूट खसोट करने वालों की चांदी जरूर हो गई। वक्फ बोर्ड पर वक्फ संपत्तियों की बंदरबाट को लेकर पूर्व वक्फ मंत्री आजम खान भी सवालों के घेरे में हैं। एक शिकायत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं। आजम खान पर वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा और सरकारी खजाने के दुरुपयोग का आरोप है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से सरकारी भवनों को जौहर यूनिवर्सिटी के नाम कराया। शिया वक्फ बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष वसीम रिजवी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। मेरे नाम पूरी दुनिया में कोई वक्फ की 1 इंच जमीन नहीं है। जो जमीन जिस पर स्कूल बन रहा है उसे सरकार ने खाली कराया था, उस पर रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट आपके पास ना हो तो रिपोर्ट की कॉपी मैं आपको दिखा दूं। जिस तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज पर अपने निजी स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने कब्जा किया या कुछ वक्फ बोर्डों की जो शिकायतें बहुत ही गंभीर आईं, उसके आधार पर अलग अलग राज्य सरकारों को ये वक्फ एक्ट के तहत अधिकार मिला हुआ है कि वो इस तरह की चीजों की रोकथाम करें। योगी सरकार का ये फैसला पिछली सरकार के मंत्री और उनके करीबियों के लिए गले की फांस बन सकता है। सीबीआई मामले की जांच करती है तो ऐसे कई सफेदपोशों के नाम उजागर हो सकते हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों की जमकर लूटपाट की है। लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें।
शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के बाद अब तेलुगु देशम पार्टी के सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी पर देश की 7 एयरलाइंस ने प्रतिबंध लगा दिया। विस्तारा, गो एयर और एयर एशिया इंडिया ने उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जबकि इंडिगो, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज और एयर इंडिया ने गुरुवार को ही उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। बीजेपी राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर इंडिया के प्रस्तावित विनिवेश के कदम पर सवाल खड़े किए। स्वामी ने ट्वीट करते हुए इस बात पर हैरानी जताई कि एयरलाइन को बेचे जाने की आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि इसी सीटें भरी होती हैं। अगर भारत इसरो को चला सकता है तो एयर इंडिया को क्यों नहीं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर फ्लड लाइट लगाने के काम में गड़बड़ी के बाद एक और हेराफेरी का मामला सामने आया। इस बार यह आरोप लगा है कोयला मंत्रालय पर। वेबसाइट ALTnews.in की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार कोयला मंत्रालय ने न सिर्फ एमनेस्टी इंटरनेशनल की तस्वीर को अपनी वेबसाइट पर दिखाया, बल्कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की असल रिपोर्ट में तस्वीर जिस मकसद से दिखाई गई थी, कोयला मंत्रालय में ठीक उसके विपरीत अर्थ दिखाने के लिए ये तस्वीर अपनी वेबसाइट पर लगा दी। स्विस बैंक में कालाधन रखने वालों के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। दरअसल स्विट्जरलैंड ने भारत और 40 अन्य देशों के साथ अपने यहाँ संबंधित देश के लोगों के वित्तीय खातों, संदिग्ध कालेधन से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। अब इन देशों को गोपनीयता और सूचना की सुरक्षा के कड़े नियमों का अनुपालन करना होगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के अचबल में पुलिस पार्टी पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। हमले में 6 जवान शहीद हो गए, जबकि कुछ के घायल होने की भी खबर है। आतंकियों ने घात लगाकर पुलिस पार्टी पर हमला किया। शहीद होने वालों में SHO फिरोज डार भी शामिल है। उधर दक्षिण कश्मीर के अरवनी कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन हिजबुल के स्थानीय कमांडर जुनैद मट्टू उर्फ जुनैद कांद्रू समेत 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों के तीसरे साथी की तलाश अभी जारी है। इस दौरान आतंकियों के बचाव में हिंसा पर उतरे ग्रामीणों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों में एक युवक की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने मट्टू के मारे जाने की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। कश्मीर में सुरक्षा बलों को फिर बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल के 1 लाख रुपए का इनामी आतंकी जुनैद मट्टू को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को बोगुंड कुलगाम में एक पुलिसकर्मी की हत्या के बाद से सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान जारी रखा हुआ था। इसके तहत ही आज सुबह पुलिस को पता चला कि 3 से 4 आतंकी अरवनी गांव में छिपे हुए हैं। उसी समय राज्य पुलिस विशेष अभियान दल SOG के जवानों ने सेना की RR और CRPF के जवानों के साथ मिलकर ऑपरेशन के लिए उनके ठिकाने का रुख किया और एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी के मारे जाने की खबर फैलते ही हिंसक प्रदर्शन तेज हो गए। प्रदर्शनकारियों ने मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट करते हुए उनके हथियार छीनने का भी कथित प्रयास किया। इस बार सुरक्षा बलों ने पैलेट गन का इस्तेमाल करते हुए गोली भी चलाई, जिसमें एक युवक जख्मी हो गया। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दोपहर बाद हुई एक और मुठभेड़ में स्थानीय सूत्रों ने जुनैद समेत 3 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है। IGP कश्मीर मुनीर अहमद खान ने बताया कि जुनैद और उसके साथियों ने ही गुरुवार को बोगुंड में एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या की थी। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूरे कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं को बंद करते हुए श्रीनगर बनिहाल रेल सेवा को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। इस बीच गृह मंत्रालय ने अपने सभी विभागों और सुरक्षा एजेंसियों को लिखित आदेश दिया है कि किसी भी लिखित पत्राचार में आतंकी बुरहान वानी का नाम न लिखा जाए, बल्कि उसे मुठभेड़ में मारा गया आतंकवादी लिखा जाए। आतंकी संगठन हिजबुल का कमांडर बुरहान वानी पिछले साल 8 जुलाई को मुठभेड़ में मारा गया था। बुरहान की मौत के बाद से ही घाटी में हिंसा का दौर जारी है। यह फैसला पाकिस्तान, कश्मीर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र में भी वानी के महिमा मंडन को देखते हुए लिया गया है। गृह मंत्रालय का अंदेशा है कि बुरहान वानी के मारे जाने के 1 साल पूरे होने पर घाटी और दूसरे स्थानों पर कश्मीरी अलगाववादी विभिन्न तरह के आयोजन कर सकते हैं। इसलिए केंद्र सरकार अभी से उसके लिए तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर पाकिस्तान ने एक बार फिर नियंत्रण रेखा यानी LOC पर नौशेरा सेक्टर में युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। पाक की ओर से हुई गोलीबारी में सेना के जवान नायक बख्तावर सिंह शहीद हो गए। पाकिस्तान के सुबह नौशेरा सेक्टर में बिना वजह फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस गोलीबारी में नायक बख्तावर सिंह गंभीर रूप से पहले घायल हो गए और उन्हें सेना के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। बांग्ला भाषा को अनिवार्य बनाने की ममता सरकार के फैसले से दार्जिलिंग जल रहा है। अब मामला बांग्ला भाषा से उठकर अलग गोरखालैंड की मांग तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी आंदोलनकारियों के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद दार्जिलिंग में स्थिति और गंभीर और तनावपूर्ण हो गई है। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के मुखिया बिमल गुरंग के दफ्तर में पुलिस बल की छापेमारी का जमकर विरोध हो रहा है।
जीजेएम समर्थकों ने कई जगहों पर सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। कानून व्यवस्था कायम करने के लिए केंद्र ने पैरा मिलिट्री बलों के 400 और जवानों को दार्जिलिंग भेजा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी हिंसा की स्थिति को देखते हुए 7 और आईपीएस अधिकारियों को यहां तैनात किया। अलग गोरखालैंड की मांग कर रहे जीजेएम समर्थकों ने कई जगहों पर उपद्रव किया है। सेना की 6 और पैरामिलिट्री बल की 10 और टुकड़ियों के साथ ही राज्य के सशस्त्र बलों की तैनाती के बावजूद दार्जिलिंग में माहौल अशांत और तनावपूर्ण है। आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति नरम रुख अख्तियार करने से साफ इनकार किया है, तो वहीं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने भी साफ किया है कि अलग गोरखालैंड से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। टॉक टू ए के कार्यक्रम पर लगे आरोपों की प्राथमिक जांच के सिलसिले में सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से उनके सरकारी आवास पर पूछताछ की है। सीबीआई की टीम सिसोदिया से टॉक टू ए के कार्यक्रम में गड़बड़ी की शिकायतों के मामले में उनके सरकारी आवास पर कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण लेने पहुंची। हालांकि उप मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे सीबीआई की सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की कार्रवाई बताया है। इस बीच बीजेपी ने कहा है कि टॉक टू ए के कार्यक्रम में सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रेडियो प्रोग्राम टॉक टू ए के सिलसिले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया के घर पहुंची थी। दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उपराज्यपाल को शिकायत की थी कि बिना उचित टेंडर प्रक्रिया के दिल्ली सरकार ने टॉक टू ए के प्रोग्राम का प्रमोशन एक विशेष कंपनी को दिया था। इस शिकायत के बाद उपराज्यपाल ने इस मामले को सीबीआई को इससे सुपुर्द कर दिया था। इसी साल 18 जनवरी को सीबीआई ने इस केस में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई इसी मामले में पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया के घर पहुंची थी। मनीष सिसोदिया के सलाहकार अरुणोदय प्रकाश ने ट्वीट कर सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि एक और जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल अस्पतालों की जांच कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री के घर छापेमारी की है। बीजेपी ने इस पूछताछ को सियासी रंग देने पर आपत्ति जताई। और ये मनोज तिवारी के कहने से गलती नहीं है, बल्कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट जो माननीय न्यायालय के द्वारा बनाई गई कमेटी है। मतलब एक प्रकार से वो न्यायाधीश का निर्णय है कि इन्होंने 403 फाइलों में फॉल्ट की है। उनमें से जब अलग अलग केस की जांच हो रही है तो जांच में सहयोग करो, जो कि दिल्ली सरकार की ओर से चलाया गया था। इस इवेंट के जरिए केजरीवाल और उनकी सरकार ने उन राज्यों में अपना प्रचार किया था जहां हाल ही में चुनाव हुए थे। आरोप ये भी है कि दिल्ली सरकार ने टॉक टू ए के इवेंट के जरिए चुनावी राज्यों में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया था। साथ ही चुनावी हित साधने के लिए दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे को अपने प्रचार पर लुटाने की योजना बनाई थी। इससे पहले भी टॉक टू ए के कैंपेन के नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं के आरोप में सीबीआई सिसोदिया के खिलाफ जांच कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। आधार को हर सरकारी योजना और लेन देन में जरूरी करने में जुटी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि अब किसी भी नए बैंक खाता खुलवाने के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर बैंक खाता अवैध माना जाएगा। 50,000 से ज्यादा के लेन देन पर भी आधार नंबर बताना होगा। सरकार ने नए बैंक खाते खुलवाने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार ने नए आदेश के मुताबिक अब से बैंक खाते खुलवाने के साथ ही 50,000 रुपए या इससे अधिक के लेन देन पर आधार नंबर बताना जरूरी होगा। आधार कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए मौजूदा खाता धारकों को 31 दिसंबर तक आधार कार्ड बैंकों को मुहैया कराने को कहा है और ऐसा नहीं करने पर बैंक खाता अवैध हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने पहले ही साफ कर दिया था कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा नया पैन नंबर हासिल करने के लिए भी इसकी जरूरत होगी। आयकर विभाग की नीति निर्धारक संस्था ने बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले में सिर्फ उन लोगों को ही आंशिक राहत दी गई है जिनके पास आधार कार्ड या फिर पंजीकरण आईडी नहीं है। इससे पहले आयकर रिटर्न भरते समय आधार संख्या बताने को अनिवार्य किए जाने के केंद्र के फैसले को लेकर काफी विवाद हुआ था। इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि संविधान पीठ के अंतिम फैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, सरकार उन्हें पैन कार्ड से जोड़ने पर जोर नहीं दे सकती, लेकिन जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें इसे पैन कार्ड से जोड़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में सीबीआई की अदालत से राहत न मिलने पर आज रांची कोर्ट में पेश होना पड़ा। इससे पहले लालू यादव की ओर से अदालत में अर्जी देकर पेशी से छूट देने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने लालू समेत अन्य आरोपियों के उस आग्रह को खारिज कर दिया और उन्हें 16 जून को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इस मामले में लालू के अलावा आर.के. राणा, विद्यासागर, संजय कुमार अग्रवाल समेत अन्य आरोपी भी शामिल रहे। इसी मामले में आरोपी पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र के आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। मिश्र बीमार हैं और इसके दस्तावेज कोर्ट में सौंपे जा चुके हैं। तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की आज गोवा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेशी हुई। संपादक यौन उत्पीड़न मामले में जमानत पर रिहा हैं। इस मामले में कोर्ट पहुंचे तरुण तेजपाल के मामले की सुनवाई से पहले ही कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे मामले की कोर्ट प्रोसीडिंग्स के मीडिया में छपने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने आईपीसी के आर्टिकल 327(3) के तहत मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगाई। तरुण पर 2013 में महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हिमाचल प्रदेश के कसौली में पर्यटन विभाग के होटल में अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामला नारायणी गेस्ट हाउस बनाम सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कसौली का है, जिसमें सोलन जिले के कसौली को हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किए जा रहे कंस्ट्रक्शन गतिविधियों से रोकने के लिए याचिका दायर की गई थी। इससे पहले कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के कसौली में कुछ होटलों को गिराने के आदेश पर रोक लगा दी थी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने हिमाचल प्रदेश के कसौली में 5 रिजॉर्ट्स को गिराने का आदेश दिया था। पीठ ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए और कानून का उल्लंघन करने के लिए रिजॉर्ट्स को हर्जाना भरने के लिए भी कहा है। कुछ खबरें विदेशों की। अरब देशों से नाता जोड़ने और इस्लामी देश के रूप में अपनी छवि प्रदर्शित करने वाले पाकिस्तान को सऊदी राजकुमार मोहम्मद बिन सुलेमान ने आईना दिखाया है। सऊदी प्रिंस ने पाकिस्तान को अरब का गुलाम बताते हुए वहां के मुसलमानों को दोयम दर्जे का मुस्लिम कहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर तो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी हो ही रही थी। अब वो मुल्क भी उससे मुंह फेरने लगा है जिन पर वो खूब भरोसा करता था। अब जिस चीज को लेकर पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है वो पहले के सभी मुद्दों से भी बड़ी है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री और प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान ने पाकिस्तान के बारे में ऐसा बयान दिया जिसे पाकिस्तान कभी हजम नहीं कर पाएगा। प्रिंस सुलेमान ने एक बयान देते हुए पाकिस्तान को अरब का गुलाम कहा। उन्होंने कहा कि सही मायने में मोहम्मद साहब के असली वंशज उन्हीं के देशवासी हैं। वो पाकिस्तान को इस्लामी देश भी नहीं मानते हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री और प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान के मुताबिक पाकिस्तान ही नहीं बांग्लादेश के लोग भी मुस्लिम नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपनाया है। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को कन्वर्टेड मुसलमान कहकर और सऊदी अरब का गुलाम कहकर रही सही कसर भी पूरी कर दी। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पहली बार जलील किया हो। इससे पहले भी अमेरिका सऊदी बिजनेस सम्मेलन के दौरान भी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब आए थे तो पाकिस्तान को इस सम्मेलन में बोलने का मौका ही नहीं दिया गया था। इतना ही नहीं, नवाज शरीफ के लाख चाहने के बाद भी वो ट्रंप से मुलाकात नहीं कर सके थे। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पाकिस्तान के अजीज दोस्त चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी नवाज से हाथ तक नहीं मिलाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और देश की बात के आखिरी पड़ाव में अब बात देश और दुनिया के इतिहास की, और वो भी आज के दिन के क्या महत्व है ऐतिहासिक, ये जानते हैं। 16 जून 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट ने नीदरलैंड में लिग्नी की लड़ाई में प्रूसिया को पराजित किया था। और 16 जून 1911 में आज ही के दिन IBM कंपनी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई। पहले इसका नाम कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी था। और 16 जून 1950 में बॉलीवुड के डिस्को डांसर कहे जाने वाले फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हुआ था। और 16 जून 1963 में आज ही के दिन 26 साल की रूसी महिला लेफ्टिनेंट वैलेंटिना तेरेश्कोवा ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष में जाने वाली वो दुनिया की पहली महिला थी। देश की बात के सफर को अब खत्म करती हूँ और आप देखते रहिए APN, जहां पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।